तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। उसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसा है, क्या है चैप्टर में। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है इसका? मौलिक इकाई का मतलब है मूल इकाई, मतलब जिससे वो बना हुआ है, उसकी सबसे छोटी जो इकाई जिससे हमारा जीवन बना हुआ है, सबसे छोटा जो केंद्र होगा, जो बिंदु होगा, जिससे जो सबसे छोटी चीज़ होगी, तो वो क्या है? वो होती है हमारी कोशिका, शेल। ठीक है ना? क्या होती है हमारी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्या होती है? शेल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसी के रिलेटेड है कि कोशिका क्या है, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, कोशिका के प्रकार क्या हैं, ये सब कुछ है इसके अंदर। तो चलो अब हम देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। कार्क की पतली काट का अवलोकन, कार्क क्या था? एक जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ होता है, पेड़ की छाल ऐसी होगी, गोल होगी ना, जैसे उसे काटेंगे पेड़ की छाल पर, तो उस पे छोटे छोटे से जो पेड़ की छाल को ही कार्क बोलते हैं वैसे। उस पर क्या थे? छोटे छोटे, उस पर क्या थे? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ का मतलब है छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे प्रकोष्ठ, छिद्र नहीं, कमरे, छोटे छोटे से कमरे थे जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। कैसी थी उसकी संरचना? मधुमक्खी का छत्ता जैसा होता है, ऐसी संरचना थी। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है ना? सन 1665 ईस्वी में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो 1665 ईस्वी में जो उन्होंने खुद अपने आप एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसी से उन्होंने देखा। क्या देखा था? उन्होंने कोशिका को देखा। कैसी कोशिका को देखा था? उन्होंने मृत कोशिका को देखा था। ठीक है ना? जीवित कोशिका को नहीं देखा था उन्होंने। कैसी कोशिका को देखा था? मृत कोशिका को देखा था, है ना? रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। जो रॉबर्ट हुक ने इन जो प्रकोष्ठ थे, जो ये छोटे छोटे से प्रकोष्ठ थे, है ना, इन्हें क्या कहा? छोटे छोटे से जो प्रकोष्ठ थे उन्हें क्या कहा? कोशिका कहा। सेल, कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा, है ना। उपरोक्त घटना छोटी अथवा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जो ये घटना है कि पेड़ की जो छाल है उस पर कॉर्क को, मतलब छोटे छोटे प्रकोष्ठ को देखा, यह एक ऐसी घटना लग सकती है, लेकिन जो विज्ञान के इतिहास में ये बहुत ही बड़ी एक घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। कैसे? इससे क्या बोला कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। एकक का मतलब है एक कोशिका होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में जानकारी प्राप्त करें। अगला है हमारा सजीव किससे बने होते हैं। तो यहाँ पे क्या एक क्रियाकलाप से पढ़ते हैं। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से हम प्याज का अवतल सतह की ओर से झिल्ली उतार लेते हैं। जैसे प्याज का एक छोटा टुकड़ा लिया हमने, प्याज को एक ऐसी प्याज होगी, उसे हमने ऐसे काटा। ठीक है ना? ऐसे काटने के बाद वे कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे? उसका एक हिस्सा, छोटा सा एक उसका हिस्सा ऐसे लेंगे, ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा लेंगे, उसका बस इतना सा, है ना। ये कुछ ऐसा होगा। ऊपर का जो एक लेयर होती है, अलग अलग लेयर, और तो उसकी एक लेयर ले ली हमने। फिर क्या करेंगे? प्याज की अवतल सतह की ओर से झिल्ली उतार लेते हैं। जो अंदर वाली सतह होगी, ये वाली जो सतह होगी, इस पे से जो झिल्ली होती है वाइट कलर का, एक वाइट सी होती है, उसे उतार लेंगे। झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच ग्लास में रख लेते हैं। एक वाच ग्लास लेंगे, उसमें उसे रख लेंगे। ठीक है ना? इसमें झिल्ली मुड़ने तथा अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें? ठीक है ना? एक कांच की स्लाइड कांच की स्लाइड लेंगे हम एक। फिर
इस पर पानी की बूंद डालें। अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली इस छोटे टुकड़े की स्लाइड पर रख दें। फिर यहाँ पे झिल्ली रख दी। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक प्लांट पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामाइन को डालें और इसे कवर ये रहा स्लिप से ढक दें। कवर स्लिप की सुई की सहायता से इस प्रकार रखें इसमें वायु के बुलबुले न आने पाए। अपने अध्यापक से सहायता लें। हमने प्याज की झिल्लियों की अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। ठीक है ना, बन गई। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, आपने क्या देखा, क्या आपने जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी उसे कागज पर खींच सकते हैं क्या? यह जित 5.2 जैसा दिखाई तो कैसी संरचना दिखाएगी, कुछ ऐसी संरचना दिखाई देगी। ये जो छोटे छोटे से ये जो होंगे ये होंगी हमारी कोशिका, और जो ये बिंदी बिंदी सी हमें दिखाई देगी ये होगी हमारी केंद्रक। ठीक है ना, तो छोटे छोटे से छत्ते मधुमक्खी के छत्ते के जैसे है ना ये, तो ये सब कुछ क्या है, कोशिकाएँ हैं, और इनके अंदर जो ये बिंदी बिंदी हैं ये केंद्रक होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। जो विभिन्न आकार की प्याज की झिल्ली होती हैं अलग अलग, उससे हम स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या एक समान संरचनाओं को देखते हैं तो भिन्न भिन्न। ये संरचनाएं क्या है ना, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना स्कलकंद बनाते हैं जैसे प्याज। ठीक है ना, ये बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाए, बहुत सारी सेल्स, ये वाली जो सेल्स है प्याज वाली, बहुत सारी सेल्स ने मिलके एक प्याज बना दी। इस क्रियाकलाप से हम पता लगता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, सल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। प्याज की मूलभूत इकाई मतलब कोशिका है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिका भी होते हैं। कुछ जीव एक कोशिका होती है और कुछ जीव बहुकोशिका होते हैं। तो कोशिका के कितने प्रकार हो गए हमारे यहाँ पे, 2 प्रकार हो गए। एक तो एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में होंगे जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी, और एक कोशिकीय जीव होंगे जिनमें केवल एक कोशिका होती है। वे एक ही कोशिका से अपना सारा काम करते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एक मात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमोडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है। कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल्स क्या है हमारे, अमीबा, क्लेमोडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये सब क्या है हमारे एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल हैं। ये सब इन सजीवों को एक कोशिका जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या होंगे, अलग अलग कोशिकाएं होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी और उनसे बहुत सारे अंग बनेंगे और वे अलग अलग अंग अलग अलग कार्यों को करेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु। ठीक है ना, बहुकोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे हम भी बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। हम किस में आगे, जंतुओं में, पादप, कवक, जंतु। बार बार क्या हो रहा है, क्या हम कुछ और एक कोशिका जीवों के विषय में पता कर सकते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। पहले क्या था, पहले एक कोशिकीय जीव हुए, फिर जब तो बहुकोशिकीय जीव हुए, है ना। एक कोशिका बनती है पहले, फिर जब तो बहुकोशिका बनती है।
कोशिकाएं विभाजित होकर एक ही अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा है बहुकोशिका जीव एक कोशिका से विकसित होती है। कोशिका विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिका बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। यहाँ पे जो ये लाइन है, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी ही पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं और कोशिका विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। ये क्या है हमारा, ये कोशिका सिद्धांत है। ये जो यहाँ पे बात बोली गई है, ये कोशिका सिद्धांत के अंदर बोली गई है बात, जिसे हम बोलते हैं शेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के अंदर ये बात बोली जाती है कि कोशिकाएं विभाजित होकर अपने जैसी कोशिका बनाती हैं, इस पर और सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये कोशिका सिद्धांत होता है हमारा, ठीक है ना। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों को देखें, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, ये यहाँ से नहीं है, यहाँ से होगा, यहाँ से। कोशिकाओं के आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जिसे एकक कोशिका अमीबा कहते हैं, ठीक है ना। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये एग्जांपल हमने पीछे भी पढ़े हुए हैं ना। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, जो ये हमारी तंत्रिका कोशिका है, कहाँ पे, ये अस्थि कोशिका, शुक्राणु कोशिका, इसका डायग्राम यहाँ पे आ ही नहीं रहा पूरा कंप्लीट। ये होती है यहाँ पे तंत्रिका कोशिका थी। ये कुछ इस प्रकार होती है, यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ये निकला हुआ होता है, ऐसे कुछ इस टाइप की होती है तंत्रिका कोशिका, ऐसे। और यहाँ से दो ये ऐसे होते हैं और ऐसे ऐसे होता है, ये कुछ इस टाइप की होती है तंत्रिका कोशिका हमारी, है ना। जो तंत्रिका कोशिका होती हैं, ये बॉडी में होती हैं, इन ह्यूमन्स की बॉडी में होती हैं, जंतुओं की। और क्या करती हैं ये, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादातर कार्य जो होते हैं, जो हमें, जैसे कोई गर्म चीज़, हमने किसी गर्म चीज़ के आसपास कोई गर्म चीज़ के पास गए, हमें एकदम से यही सेल्स होती हैं, यही कोशिका होती हैं जो हमारे माइंड को सिग्नल भेजती हैं कि हाँ ये गर्म चीज़ है, इससे तुम पीछे हट जाओ, ये डेंजर है, ठीक है ना। यही कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है ना। तो इनका जो शेप होती है वो सेम होती है। ये चिकनी पेशी कोशिका होगी, ये रुधिर कोशिका होगी। ब्लड कोशिका कैसी होती है, सर्कल होती हैं। ये अंडाणु हो गई, ये अस्थि कोशिका होगी, अस्थि कोशिका जिससे हमारी अस्थि बनी हुई थी, मतलब हड्डी बनी हुई थी। शुक्राणु कोशिका होगी, स्पर्म सेल्स हो गई, ये एग सेल्स हो गई, ये फैट सेल्स हो गई, ठीक है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। हर एक कोशिका का क्या होगा, अपना अपना कुछ अलग अलग कार्य होगा, जो सभी जीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती हैं, तो सेल सब कार्य कैसे करती हैं देखते हैं। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में। श्रम विभाजन का मतलब क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में अपनी अपनी हर एक कोशिकाओं को कुछ न कुछ कार्य करना होगा, और सबका काम ये अपना फिक्स है कि तुम ये काम करना है। जैसे हार्ट का कार्य क्या है, धड़कना है, तुम्हें धड़कना है तो धड़कना है, ठीक है ना, तुम रुक नहीं सकते। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन करता है आदि, ठीक है ना। वही बात मैंने बताई, हृदय को काम क्या है, धड़कना, ब्लड को पंप करना, ठीक है ना। और आमाशय का क्या काम है, भोजन का पाचन करना। फेफड़ों का काम क्या है, सांस लेना। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसे प्रत्येक कोशिका कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं।
क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जैसे सेल होगी, इसके अंदर कुछ घटक होंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे, कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन आदि। ठीक है ना। तो प्रत्येक सेल क्या होगी, नए पदार्थ का निर्माण करना, उनका अपघटन करना, ये सब कुछ करते हैं। इनके अंदर जितने भी कोशिका होंगे सबका अलग अलग अपना अपना कार्य होगा। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती हैं। इन्हीं कोशिकांगों के कारण जो क्या होती है, एक सेल्स जो है वो जीवित रहती है। इसके अंदर जितने जो कोशिकांग होते हैं उन्हीं के कारण से सेल्स होगी। इसके अंदर जो भी कोशिकांग हैं इन्हीं के कारण जो सेल होगी वो जीवित रहेगी और वो अपना अपना कार्य करते रहेंगे। अगर उन्होंने अपना कार्य करना बंद कर दिया तो वह सेल डेड हो जाएगी। ठीक है ना। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जैसे कोशिका कहते हैं। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं। मूलभूत इकाई मतलब फंडामेंटल यूनिट, जिससे सब कुछ, मूलभूत का मतलब है जिससे सब कुछ बना हुआ है ना। तो ये कोशिकांग मिलकर, ये इन कोशिकांगों ने मिलकर एक कोशिका बनाई, जिसे ये एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार का कोशिकांग होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हमने एक कोशिका को पढ़ लिया तो ये मान लो कि हमने अपने बॉडी की सारी कोशिका को पढ़ लिया, क्योंकि सभी कोशिकाओं के अंदर वे ही चीज़ें मिलेगी जो एक कोशिका के अंदर होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके क्या कार्य हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, भी बताया कि उसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे सुसंगठित होती है, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्म दृष्टि से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अगर हमने एक सेल्स को स्टडी करा तो उसमें हमें 3 चीज़ दिखाई देंगी। प्लाज्मा झिल्ली जो सबसे बाहर की ओर होती है, ठीक है ना। केंद्रक जो बीच में होता है, और कोशिका द्रव्य जो इसमें एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है ना। सेल्स में ये 3 चीज़ जरूर दिखाई देगी। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कैसे। तो इन्हीं के बारे में आगे हम स्टडी करेंगे कि सेल्स के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है ना। सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, ये सब कुछ। ठीक है ना। तो उससे पहले ही NCERT के क्वेश्चन हैं। वेट ए मिनट। ये NCERT क्वेश्चन है, जैसे कोशिका की खोज किसने और कैसे की, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। तो कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 ईस्वी में। कैसे की थी, पेड़ कॉर्क के टुकड़े पे पर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी, जिन्होंने उसे क्या बोला था, जिसमें छोटे छोटे से प्रकोष्ठ थे, जिन्होंने उसे बोला था सेलुला, LULA, सेलुला बोला था, जिसको बोलते हैं शेल, लैटिन में सेलुला बोलता है। सेलुला का मतलब होता है छोटे कमरे, छोटे कमरे। ठीक है ना। ये था। अगला है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक का मतलब है जिससे हमारी स्ट्रक्चर बनी हुई है, मतलब जिससे पूरा शरीर बना हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब है शरीर की स्ट्रक्चर, हाथ की स्ट्रक्चर, ये भी सेल्स से बनी हुई है। अगर इधर उधर कोई सेल्स हो जाएगी तो हाथ की स्ट्रक्चर बदल। और कार्यात्मक जो मतलब हम कार्य करते हैं, इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जितने भी सारे के सारे कार्य हैं हम वो सेल्स की हेल्प से करते हैं। सेल्स से ही हमारे सारे के सारे कार्य कंप्लीट होते हैं, इसलिए उसे हम संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहते हैं कोशिका को जीवन की। ठीक है ना। सबसे छोटी यूनिट है क्योंकि ये। अब है अगला हमारा
प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। रेड ले लूँ, रेड से अच्छा आता है। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को ही हम कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। झिल्ली को बोलते हैं मेम्ब्रेन। जो सेल्स के जो सेल है, जो सेल के बाहर की जो लेयर होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यह कोशिका की सबसे भारी परत है जो कोशिका के घटकों को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है। क्या काम है इसका? सेल सबसे बाहर की लेयर होगी और क्या करेगी, जो बाहर के एनवायरनमेंट है उससे सेल को अलग रखती हैं। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को किसी वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यह केवल कुछ ही पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है, सभी को नहीं देती। जिनकी ज़रूरत है अंदर, केवल उन्हें ही अंदर बाहर आने जाने देगी। जो डेंजर होंगे उन्हें बोल देगी कि तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तुम मत आओ। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? कोशिका सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक प्रागम्य झिल्ली। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? तो ये भी सोचने वाली बात है कि कोशिका में पदार्थ है जो उसकी गति कैसे होती है और पदार्थ कैसे अंदर बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। अब हम ये देखेंगे कि कोशिका कैसे होता है, तो ये देखेंगे हम कल के लेक्चर में, ठीक है ना। ये हो गया बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। अभी इसमें हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने शेल के बारे में पढ़ा। शेल क्या है? हमारी कोशिका। खोज किसने की थी इसकी? सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कहाँ पे की थी? पेड़ की छाल पे मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना देखी। इन्होंने उसे क्या कहा था? शेल बोला था, सेलुला बोला था, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, उसे सेल बोला था, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे एक पॉइंट है, 1670 ईस्वी में ल्यूवेनहोक ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज करी थी 1670 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज करी थी? मृत कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने करी थी मृत कोशिका की खोज और ल्यूवेनहोक ने 1670 ईस्वी में करी थी जीवित कोशिका की खोज, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप की वो सब कुछ है, वे सब माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप हो चुके थे, अच्छी तरीके से ठीक ठाक डेवलप हो चुके थे। तो फिर उसने ल्यूवेनहोक ने करी थी जीवित कोशिका की खोज। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।